गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम फिर क्लास 8 के बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे। इसके पहले आप लोगों ने 3 वीडियो देखा होगा जिसमें हम आधुनिक काल, औपनिवेशीकरण, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद ये सब मैं बता चुका हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। उसका जवाब भी आप लोगों ने कुछ भेजा है, कुछ नहीं भेजा है, लेकिन आपको भेजना चाहिए। तो आज हम पढ़ाएंगे पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले जानते हैं पुरातात्विक क्या होता है। पुरातात्विक होता है जो पुरानी यानी कि जो प्राचीन चीजें हैं वो पुरातत्व कहलाती है। पुरातत्व। तो पुरातात्विक स्रोत, स्रोत मतलब होता है साधन। तो पुरातात्विक स्रोत जो प्राचीन जो चीज है उसको वो किस साधन से हमें प्राप्त होगा या कैसे पता चलेगा कि ये पुरातात्विक है, तो आज इसके बारे में हम बताएंगे। मध्यकाल की अपेक्षा आधुनिक काल के पुरातात्विक अवशेष कम महत्वपूर्ण है। मध्यकाल की अपेक्षा आधुनिक काल के पुरातात्विक अवशेष कम महत्वपूर्ण है। आपको पहले भी बता चुके हैं। अवशेष, अवशेष मतलब होता है किसी भी चीज का बचा हुआ, यानी कि जैसे खंडहर है, घर है, टूट गया, खंडहर में परिवर्तन हो गया, तो उसका जो भी महल है या घर है उसका बचा हुआ शेष भाग, तो उसको कहते हैं अवशेष। तो मध्यकाल में जो पुरातात्विक जो स्रोत था वो बहुत ज्यादा मिला उस समय, लेकिन आधुनिक काल में बहुत कम है। इस काल में निर्मित सभी ऐतिहासिक इमारतें व भवन आज भी पूर्णतः अक्षुण्ण है। कहने का मतलब नहीं मिला। आधुनिक काल में क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जैसे संसद भवन है, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, ये आधुनिक काल में इसका कोई भी अवशेष नहीं है, मतलब खंडहर ही नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल में जो हम देख रहे हैं इसका कोई अवशेष नहीं है। जैसे मध्य काल में जो था वो पुरातात्विक अवशेष, यानी कि प्राचीन जो खुदाई होती थी तो बहुत सा चीज मिलता था, लेकिन इस आधुनिक काल में बिल्कुल नहीं है, पूर्णतः अक्षुण्ण है। जैसे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता में विक्टोरिया, फोर्ट विलियम इस काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत में सम्मिलित किए जाते हैं, जिसका कोई अवशेष नहीं है। ये खुद जाके देख सकते हैं, कोई खंडहर नहीं है इसका, न कोई अवशेष है। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि साहित्य को भी जानना जरूरी है, इतिहास को भी जानना जरूरी है। तो आधुनिक काल से संबंधित सभी साहित्यिक स्रोत वह न केवल विविधतापूर्ण है बल्कि काफी संख्या में भी है। आधुनिक काल से संबंधित सभी साहित्यिक स्रोत न केवल विविधतापूर्ण है, विविधतापूर्ण मतलब अलग अलग प्रकार का, अलग अलग तरह का साहित्य, अलग अलग तरह का साहित्य, बल्कि काफी संख्या में जो साहित्यिक स्रोत है वो बहुत ज्यादा है। अनेक मूल दस्तावेज अभिलेखागारों व अजायब घरों में बड़ी कुशलता से संरक्षित किए गए हैं। दस्तावेज यानी कि जो भी पुराने कागजात हैं या प्रशासन से जुड़ी हुई या महल से जुड़ी हुई या राजाओं से जुड़ी हुई, ये कहाँ पे है संरक्षित? अभिलेखागारों में। अभिलेखागार किसको कहते हैं? जहाँ पे वैसे दस्तावेज सुरक्षित है, यानी कि जो साहित्यिक स्रोत से मिले दस्तावेज हैं वो अभिलेखागारों में सुरक्षित है। तो अभिलेखागार जो उस दस्तावेज को रखते हैं यानी कि संरक्षित करते हैं उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। अजायब घर यानी कि जिसको बोलते हो तुम लोग म्यूजियम। तो म्यूजियम में भी बहुत सा चीज रखा हुआ है जो अभी भी आदमी जाके देखता है।
तो वहां पे रखा गया है, संरक्षित किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आधिकारिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पहले आप लोगों ने जाना पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, आधिकारिक स्रोत। आधिकारिक स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन काल में राजकीय दस्तावेजों को दर्ज करने की परंपरा थी। ब्रिटिश शासन काल में राजकीय दस्तावेजों यानी कि राज्य का या शासन करने का या भी जो भी नियम कानून का कागज था या दस्तावेज बोलो को दर्ज करने की परंपरा थी। यानी कि कौन कौन सा घटना कब घटित हुआ ये दस्तावेज यानी कि लिख लिया जाता था, वो राजकीय दस्तावेज कहलाता था। दर्ज करने की परंपरा थी यानी कि कोई भी प्रशासन के अंतर्गत कोई भी नियम कानून में बदलाव आए उसको लिख लिया जाता था, यानी कि दर्ज कर लिया जाता था किसी भी चीज पे। दस्तावेजों को दर्ज करने की परंपरा थी। प्रत्येक निर्णय व प्रत्येक सभा की कार्यवाही को लिखा तथा संरक्षित किया जाता था। यानी कि प्रत्येक जो सभा होती थी या कार्यवाही होती थी, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ भी नियम हो कानून हो उसको एक लिखित दस्तावेज में लिखित कागज पे उसको संरक्षित किया जाता था। प्रत्येक विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, ये तीन चीजें हैं। तुम जब सिविक्स पढ़ोगे या नागरिक पढ़ोगे तो पूरा डिटेल तुमको मिलेगा, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के लिए दस्तावेज कक्षों की व्यवस्था थी। यानी कि सभी का अलग अलग, विधायिका का अलग दस्तावेज, कार्यपालिका का अलग दस्तावेज, न्यायपालिका का अलग दस्तावेज के अलग अलग कक्षों में व्यवस्था थी उसका रखने का, जैसे अभिलेखागार में। प्रत्येक दस्तावेज को पूर्ण व उचित प्रकार से सूचीबद्ध किया जाता था। प्रत्येक दस्तावेज को पूर्ण व उचित प्रकार से सूचीबद्ध किया जाता था। इस व्यवस्था ने प्रत्येक सरकारी दस्तावेज की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ साथ इतिहासकारों को भी इस काल का अध्ययन करने में सहायता प्रदान की। यानी कि जो भी दस्तावेज संरक्षित था उससे इतिहासकार को उसके बारे में सुनिश्चित, यानी कि किसी भी जो दस्तावेज है, घटना है, कार्यवाही कैसे चली, न्यायपालिका कैसे हुआ, विधायिका का क्या ये था, ये सब जो बातें हैं वो इतिहासकारों को अध्ययन करने में बहुत सहायता प्रदान की। कौन सी सहायता प्रदान की? तो पुराने जो दस्तावेज थे वो। ठीक है, इस काल के अधिकांश आधिकारिक दस्तावेज भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागारों में संरक्षित है। इस तरह के जो भी अधिकांश दस्तावेज है वो कहाँ संरक्षित है? भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार। अभिलेखागार तो मैंने बता दिया तुमको, अभिलेखागार किसे कहते हैं? संरक्षित है यानी कि वहां रखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और आधिकारिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, आधिकारिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। आधुनिक काल में पुरातात्विक स्रोत पढ़े, साहित्यिक स्रोत पढ़े और आधिकारिक स्रोत पढ़े। तो आज हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसको लिख लें और उसका जवाब वीडियो देखें, उसके बाद भेज देंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या है? मेरा पहला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत का
क्या महत्व है? साहित्यिक स्रोत का क्या महत्व है? तीसरा प्रश्न, किसी भी दस्तावेज को संरक्षित करने के लिए बनाए गए भवन को हम क्या कहते हैं? किसी भी दस्तावेज को संरक्षित रखने के लिए बनाए गए भवन को हम क्या कहते हैं? छोटा छोटा प्रश्न है, आप लोग इसको हल कर लेंगे। बस आज इतना ही।